फॉन एक अनाथ था जिसे कोई नहीं जानता था, पर उसका एक ही मकसद था, अपना नाम बनाना। अपने पेट वेल के साथ उसने सालों तक स्ट्रगल करके टॉप तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जब उसका सपना पूरा होने ही वाला था तभी उसके पेट ने उसे मार दिया और वो एक बदसूरत गरीब लूजर के रूप में दोबारा जन्म लेता है। जब फॉन अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को एक जंगल के बीच में पाता है। कहीं से भी लगता है कि उसका शरीर बिल्कुल ठीक है, पर उसके कपड़े किसी वजह से बदले हुए होते हैं। वो तुरंत चेक करता है कि उसका पेट वेल न्यान अब भी उसके साथ कनेक्टेड है या नहीं, लेकिन दुखद बात यह है कि अब लगता है उसका पेट चला गया है। अब उसे ये समझना है कि वो कहाँ है और घर कैसे वापस जाए। प्यास लगने पर वो एक नदी के पास जाता है पानी पीने, लेकिन जैसे ही वो अपना चेहरा पानी में देखता है उसे रियलाइज होता है कि उसका चेहरा पहले से कई ज्यादा बदसूरत लग रहा है। वो घबरा जाता है और सोचता है कि ऐसा क्या हुआ जो उसका चेहरा ऐसा हो गया। लेकिन उसकी घबराहट और आवाज़ सुन के कुछ लोग उसकी तरफ आते हैं और थोड़ी ही देर में एक ग्रुप ऑफ आर्म्ड सोल्जर्स उस तक पहुंच जाते हैं। फॉन कंफ्यूज्ड होता है कि अचानक सोल्जर्स क्यों आ गए, लेकिन वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही सब अपने तलवारें निकाल लेते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। इस सबसे पहले फॉन एक तेजी से ग्लो करके सेक्ट लांचियो पेविलियन का लीडर था। उसका सिर्फ एक सपना था, अपने सेक्ट को लीग रैंकिंग में एक क्लास तक ले जाना, और वो इस सपने के बहुत करीब था। उसे सिर्फ सेक्ट टूर्नामेंट में अपना अगला मैच जीतना था और साबित करना था कि वो किस लेवल का फाइटर है। टूर्नामेंट के दिन जब फॉन निकलता है अपने मैच के लिए, उसे सारे सेक्ट मेंबर्स उससे मिलते हैं और गुड लक विश करते हैं। फॉन उनका शुक्रिया अदा करता है, पर उसे जल्दी करनी होती है ताकि वो मैच के लिए लेट ना हो। ए क्लास प्रमोशन टूर्नामेंट इस कंटिनेंट में एक बहुत बड़ी बात है और कई पावरफुल लोग ऐसे होते हैं जो चाहते ही नहीं कि कोई अननोन सेक्ट जैसे कि फॉन का सेक्ट टूर्नामेंट में हिस्सा ले। लेकिन कुछ लोग फॉन के सपोर्ट में भी होते हैं, जैसे कि बी फैमिली, उसके मास्टर। उन्हें पता होता है कि फॉन एक बहुत ही रिस्पेक्टेड फैमिली में पैदा हुआ था जिसका ट्रैजिक एंड हो गया था और फॉन ही उसका अकेला सर्वाइवर था। इतने बड़े सेटबैक के बाद भी फॉन ने ग्राउंड से अपना नया सेट बनाया और कुछ ही सालों में उसका लैंशियो पेविलियन बी रैंक तक पहुंच गया। ऐसी रैपिड ग्रोथ दुनिया में बहुत रेयर होती है। फॉन की ताकत का राज यह है कि उसका स्पिरिचुअल पेट्स के प्रति बहुत ही गहरा और एडवांस समझ है। फिर टूर्नामेंट स्टार्ट होता है। फॉन अरीना में आता है और हाथ हिलाकर अपना जॉइंट वेल नियान समन करता है। उसका अपोनेंट फॉन के इस शोकेस से इंप्रेस हो जाता है क्योंकि क्लियरली दिख रहा होता है कि उसने अपने पेट के साथ बहुत मेहनत की है। लेकिन अपोनेंट भी कम नहीं होता। मास्टर होंग अपने हाथ जोड़कर एक आग का गोला बनाता है और उसी से अपना जायंट पेट एप समन करता है ताकि फॉन के साथ इक्वल ग्राउंड पर फाइट कर सके। मैच स्टार्ट होता है और दोनों पेट्स एक दूसरे पर चार्ज करते हैं और रिंग के बीच में टकरा जाते हैं। जायंट एप एक जबरदस्त अपरकट मारता है न्यान को, लेकिन न्यान तुरंत रिकवर करता है और हाई प्रेशर वाटर ब्लास्ट से रिटेलिएट करता है। उसके बाद फॉन नियान को डायरेक्ट होंग पर अटैक करने का ऑर्डर देता है, तो होंग मजबूर हो जाता है भागने और डॉज करने के लिए, जब तक उसका जायंट एप नियान को मुंह से पकड़ के पूरे स्टेडियम में घुमाने लगता है। ऑर्गेनाइजर्स को वैसे तो कोई बैरियर या सेफ्टी का इंतजाम करना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ नियान के टेल से ही उठती हवा ही स्पेक्टेटर्स के लिए काफी दिक्कत बना रही है। और जब एप ने वेल को फेंक दिया तो अगर फॉन ने टाइम पे कंट्रोल वापस ना लिया तो सारे लोग कुचले जाते। फॉन उसके बाद हवा में उड़ता है नियान के साथ और एक स्पेशल मूव परफॉर्म करने के लिए तैयार होता है, लेकिन होंग पहले से ही रेडी था। जब नियान पानी का अटैक करता है तो होंग और उसका एप आसानी से ब्लॉक और डॉज कर लेता है और फिर भी उसे उड़ाता है स्काई में। एप भी फिर से उड़ता है स्काई में और लगता है कि उसका अल्टीमेट बार फुल हो गया है या कुछ अनलॉक हुआ है, क्योंकि वो एक नए फॉर्म में चला जाता है और फॉन और नियान की तरफ एक बड़ा सा फायर फिस्ट फेंकता है। कुछ सपोर्टर्स टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि वो जायंट फायर पंच काफ़ी इंटिमिडेटिंग लग रहा होता है, लेकिन फॉर्म बिल्कुल भी घबराता नहीं है। उसे पता था कि होंग काफ़ी स्किल्ड है और फिर भी उसे अपनी जीत का पूरा विश्वास है। उसके पास एक स्पेशल ट्रिक है। फॉन एक टेक्निक परफॉर्म करता है जिससे उसका वेल न्यान अपने सेकंड फॉर्म में असेंड कर जाता है। जैसे ही फायर फिस्ट न्यान के पास आता है वो उसे पूरे का पूरा निगल जाता है। एप बार बार अटैक करता रहता है, लेकिन फॉन की स्किल से न्यान हर एनर्जी अटैक को एब्जॉर्ब करता रहता है जब तक कि वो सब एनर्जी वापस एक ही ब्लास्ट में एप पर थूक नहीं देता। ऐसा लगता है कि फॉन जीतने ही वाला था, लेकिन तभी कुछ अजीब होने लगता है। न्यान का शरीर फॉन की आंखों के सामने ही गलने लगता है और वो अचानक से स्टेडियम में ही रैम्पेज
करने लगता है। फोन को समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन वो नहीं चाहता कि न्यान किसी भी इनोसेंट को हर्ट करे। वो तुरंत अपना समन कैंसिल करने की कोशिश करता है, पर किसी वजह से वो काम ही नहीं कर रहा होता। और जैसे ही न्यान को समझ आता है कि फोन उसे वापस बुला रहा है, वो पलटकर फोन को पूरा का पूरा निगल जाता है। प्रेजेंट टाइम में फोन अब एक डंजन में बंद है, लेकिन यहाँ आते वक्त उसने काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली थी। सेक टूर्नामेंट वाले इंसिडेंट को 1 साल बीत चुका है और पूरी दुनिया को लगता है कि फोन अपने ही पेट के हाथों मर गया था। टेक्निकली ये बात सही भी है, उस दिन फोन वाकई मर गया था, लेकिन टूर्नामेंट से कुछ दिन पहले फोन को एक मिस्टीरियस मास्क मैन ने एक फॉरबिडन स्क्रोल दिया था। उस आदमी ने बताया था कि ये एक रीइंकारनेशन स्क्रोल है और अगर फोन के पास ये स्क्रोल हो और उसे कोई फेटल इंजरी लगे तो 1 साल बाद वो स्क्रोल फोन की सोल को एक ऐसे हेल्दी इंसान के बॉडी में ट्रांसफर कर देगा जो अभी अभी मरा था। मतलब जिसका बॉडी फोन यूज कर रहा है वो आदमी उस जंगल में मरा था और उसी वक्त फोन की सोल ने उसका शरीर ले लिया। लेकिन फोन को अभी तक ये नहीं पता कि असली मालिक कौन था, उसने क्या क्राइम किया था और क्यों वो वांटेड था। फोन भी ये सोच रहा था कि उसकी मौत के पीछे असल वजह क्या थी, क्योंकि उसका वेल हमेशा उसकी बात मानता था। शायद किसी ने उसके अगेंस्ट सैबोटाज किया था। जो भी हो, अब फोन को ये जगह छोड़नी ही पड़ेगी अगर उसे सच्चाई का पता लगाना है। इसीलिए वो ट्राई करता है कि इस नए बॉडी के स्पिरिचुअल पेट्स को समन करे, शायद वो हेल्प कर सके। लेकिन रिजल्ट देख के फोन का दिल टूट जाता है। एक पूडल और एक कैक्टस ही निकल के आते हैं। सीन काफी होपलेस लग रहा होता है, पर फोन पॉजिटिव रहना चाहता है, इसीलिए वो उन दोनों से पूछता है कि अपने स्पेशल पावर्स दिखाओ। लेकिन उसकी डिसअपॉइंटमेंट तब बढ़ जाती है जब पूडल का सिर्फ एक ही स्पेशल मूव होता है, फ्लोर पे सूसू करना। कैक्टस थोड़ा यूजफुल लगता है क्योंकि वो लंबी लंबी बेल निकाल सकता है जो लोगों को बांध सकती है। थोड़ा रिलीफ मिलता है, लेकिन फोन जानता है कि ऐसे वो एस्केप नहीं कर सकता। तभी कुछ देर बाद उसे गार्ड के आने की आवाज आती है। फोन तुरंत अपने पेट को वापस बुलाता है ताकि वो पकड़े ना जाए। गार्ड सेल का दरवाजा खोलता है और कहता है कि मिस बा उसे अपने चेंबर में बुलाना चाहती है। लेकिन जैसे ही गार्ड अंदर कदम रखता है वो फ्लोर पे पोडल के सूसू की बदबू से परेशान हो जाता है। फोन कवर अप करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने ही फ्लोर पे सूसू किया, पर गार्ड को उसके बात पे यकीन नहीं होता क्योंकि डिस्टेंस काफी ज्यादा था। लेकिन गार्ड के लिए ये डिसाइड करना जरूरी नहीं था कि फोन ने कहाँ सूसू किया, उसका काम था फोन को ले जाना। तो वो कहता है चल जल्दी, बात तेरा इंतजार कर रही है। रास्ते में फोन गार्ड से पूछता है कि क्या डेंजरस लेडी उससे मिलना क्यों चाहती है। वो डरा होता है कि कहीं टॉर्चर ना हो जाए, लेकिन गार्ड कोई जवाब नहीं देता। वो दोनों बा के रूम के पास पहुंचते हैं। गार्ड नॉक करता है और कहता है मैम मैंने प्रिजनर ले आया है। बा खुश होती है और कहती है कि फोन को अंदर छोड़ दो और अपने काम पर वापस जाओ। जब गार्ड ध्यान नहीं दे रहा होता, फोन चुपके से अपने हाथ की रस्सी खोल लेता है, लेकिन एस्केप का चांस अभी भी कम है। इसीलिए वो प्रिटेंड करता है कि वो अभी भी बंधा है। फोन रूम में जाता है जहां बा उसका इंतजार कर रही होती है एक कप चाय के साथ। वो उसे लियू फेंग बुलाती है जो इस बॉडी का ओरिजिनल नाम है। फिर पूछती है तुझे पता है ना मैंने तुझे जिंदा क्यों रखा। फोन कंफ्यूज होता है, उसे नहीं पता कि लियो ने ऐसा क्या किया था जो बा जैसे पावरफुल सेक्ट लीडर को इतना गुस्सा दिला गया। इसीलिए वो सेफ खेलता है और पूछता है क्या आप मुझे अपनी गलती सुधारने का एक और चांस देना चाहती हैं। लेकिन असली गलती ये थी लियो ने सबके सामने बा के मेलन्स को छू लिया था। फोन का इस सब से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बा को नहीं पता था कि लियो की बॉडी में अब फोन है और अगर फोन उसे सच भी बता दे तो शायद वो यकीन नहीं करेगी। फोन माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन बा काफी क्लियर होती है। उसका कहना है कि अगर वो चाहती तो उसे पहले ही मार देती, लेकिन अब वो उसे उसी तरह टॉर्चर करेगी जैसा उसने महसूस किया था। वो चाहती है कि फोन उसका गुलाम बने और जिंदगी भर उसे जलील होकर जीना पड़े। फोन को ऑब्वियसली ये आइडिया पसंद नहीं आता। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। बा को ये समझाने की कोशिश करता है कि वो एक बेकार सा गुलाम होगा। जैसे तैसे वो दरवाजे तक पहुंच जाता है और लगता है वो निकल जाएगा, लेकिन तभी बा कहती है क्या मैंने तुझे बाहर जाने की परमिशन दी। पनिशमेंट के रूप में वो अपने स्पिरिचुअल पेट से अटैक करवा देती है। फोन पहले अटैक ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उसके बाद बा अपने सांप को उसकी ट्रू फॉर्म में निकालती है जो फोन पे दोबारा अटैक करता है। बा थोड़ा डिसअपॉइंटेड होती है क्योंकि उसे लगता है फोन तो शायद मर ही गया, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग कोई भी बंदा ऐसे अटैक से जिंदा नहीं बचा होता। लेकिन सरप्राइज फोन अभी भी जिंदा होता है और उसने अपने पेट को समन कर लिया है ताकि वो फाइट बैक कर सके। लेकिन जैसे ही बा ने उन पेट्स को देखा उसका हंस हंस के बुरा हाल हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि फोन सच में सोचता है कि ये पतले से
वीक लुकिंग पेट्स उसके जायंट स्नेक के अगेंस्ट टिक पाएंगे। बात तुरंत अपने स्नेक को अटैक का ऑर्डर देती है। फॉन भी एक्शन में आता है। वो अपने पूडल जुआन को आगे भेजता है। पहले तो ऐसा लगता है जैसे जुआन अब स्नेक का खाना बनने वाला है, लेकिन फिर फॉन उसके मूवमेंट्स पे डायरेक्ट कंट्रोल ले लेता है और तभी जुआन शुरू हो जाता है एक एंकल ब्रेकिंग फुटवर्क दिखाना। बात शॉक में होती है, एक पूडल ने उसके स्नेक को डॉज कर लिया, लेकिन फॉन के पास और भी ट्रिक्स होती हैं। उसका कैक्टस ऑलरेडी पोजीशन में होता है। जुआन स्नेक को डिस्ट्रैक्ट करता है और तभी फॉन ऑर्डर देता है कैक्टस को कैटापल्ट करने का। कैक्टस हवा में जाके सीधा स्नेक के साइड में टकराता है और जुआन और कैक्टस दोनों स्नेक के आसपास घुमाव कर रहे होते हैं और स्नेक कंफ्यूज हो जाता है। बात थोड़ा इंप्रेस्ड होती है कि फॉन एक साथ दो पेट्स को इतनी स्किल के साथ कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उसके पास भी एक प्लान होता है। वो स्नेक को कमांड देती है कि फास्ट स्पिन करे ताकि कैक्टस और जुआन दोनों को दूर फेंक दे। स्नेक तेज घूमता है और कैक्टस के बेलों से छूट जाता है। फिर स्नेक हवा में कैक्टस का पीछा करता है और उसे निगल जाता है। बात सेलिब्रेट करने लगती है। उसे लगता है कि मैच जीत गई, लेकिन ये तो सिर्फ फॉन का ट्रैप होता है। वो तुरंत कैक्टस का कंट्रोल लेता है और स्नेक के अंदर से ही उसकी बॉडी को बेलों से बांधना शुरू कर देता है और पता नहीं क्यों स्नेक को ये थोड़ा इंजॉय भी हो रहा होता है। अब जब स्नेक पूरी तरह से बन चुका होता है, फॉन जुआन को बोलता है अल्टीमेट मूव यूज करने को। जुआन सीधा स्नेक के ऊपर चढ़ जाता है और उस पर और बा के ऊपर सुसु कर देता है। बा का मूड तुरंत बिगड़ जाता है। वो शौक में होती है कि फॉन ने उसके साथ ये कैसे कर दिया। गुस्से में वो अपने स्नेक का सेकंड फेज एक्टिवेट कर देती है। स्नेक अपने आप को आग से कवर कर लेता है ताकि वो बेल जला दे। कैक्टस ऑलमोस्ट जल के खत्म हो जाता है। फिर स्नेक जुआन को एक जोर का झटका देता है और वो भी आउट हो जाता है। फॉन दोनों पेट्स को तुरंत रिकॉल करता है ताकि वो सच में मर न जाए। अब जब पेट्स आउट हो चुके हैं, बा फाइनली खुद फॉन को टारगेट बनाती है। स्नेक आगे बढ़ता है और फॉन को धक्का दे देता है सीधा पानी में। फॉन डूबने लगता है और उसे लगता है कि शायद यही उसका एंड हो सकता है, लेकिन तभी उसके चेहरे के पास कुछ तेजी से स्विम करता है एक कैटफिश। फॉन के दिमाग में एक आइडिया आता है। सरफेस पे बा अपने जूतों से डॉग पिस साफ कर रही होती है जब अचानक पानी से फॉन बाहर निकलता है। बा शॉक में होती है। उसे लगा था फॉन डूब चुका होगा, लेकिन फॉन एक्चुअली कैटफिश के साथ बॉन्ड कर लेता है और उसे अपना नया पेट बना लेता है। बा उसे मॉक करती है, कहती है तुम कितने डेस्परेट हो गए हो कैटफिश, सीरियसली? सबको पता है कैटफिश अनरिलायबल होती है। हाँ, अगर अच्छे से ट्रेन करे तो वो एक इनविंसिबल व्हेल बन सकती है, लेकिन जब एक व्हेल अपने मास्टर को मार के रोग हो गई थी, तब से उस स्पीशीज को मास्टर किलर के नाम से जाना जाता है। फॉन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उस व्हेल ने जानबूझ के उसे नहीं मारा था, उसके साथ सैबोटाज हुआ था, लेकिन बा उसकी बात नहीं मानती और अगर मान भी लेती तो भी कुछ बदलने वाला नहीं था, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद पूरी नेशन में सारी कैटफिश स्पेशीज को लीग के ऑर्डर पे खत्म कर दिया गया था। वैसे तो कैटफिशेस पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, लेकिन एक कैटफिश यहाँ इसीलिए जिंदा है क्योंकि बा का भाई रेयर स्पेशीज का बड़ा कलेक्टर है। ये हो सकता है कंटिनेंट की लास्ट कैटफिश हो, पर प्रॉब्लम यह है कि कैटफिश की रियल पोटेंशियल सिर्फ एक ही इंसान निकाल सकता था, लिंग्यो पेविलियन के मास्टर, लेकिन वो तो कब का मर चुका है, इसीलिए कैटफिशेस को अब यूजलेस माना जाता है। फॉन अब और नहीं सुन सकता बाकी कैटफिश की इंसल्ट। वो उससे बोलता है बस चुप हो जाओ। बा ऑफेंड हो जाती है और तुरंत डिसाइड करती है कि अब फॉन को यहीं खत्म करना होगा। वो अपने स्नेक को अटैक का कमांड देती है। स्नेक झट से फॉन की तरफ आता है, लेकिन फॉन उसके फैंग्स को पकड़ के उसे रोक लेता है जितनी देर तक जरूरत हो, ताकि उसका नया कैटफिश पोजीशन में आ सके। न्यान, कैटफिश का नाम, हवा में तैरता हुआ स्नेक के पीछे पहुंचता है और फॉन के सिग्नल पे स्नेक के पूंछ को चबाना शुरू कर देता है। बा अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाती। ऐसा सकिंग टेक्निक तो सिर्फ लिंग्यो पेविलियन के डेड मास्टर को आता था, लेकिन ये कैटफिश तो पूरा स्नेक ही खा जाता है। अब बा के पास कोई डिफेंस नहीं होती। फॉन पॉन्ड से निकलता है और भाग जाता है। ज्यादा देर नहीं लगती और बा के गार्ड्स को फॉन के एस्केप का पता चल जाता है। तुरंत कुछ वुल्फ्स उसके पीछे भेज दिए जाते हैं और अगर तुम्हें कभी वुल्फ ने चेज किया हो तो तुम भी जानते हो ये कोई फन नहीं है। फॉन अब तक बचता आ रहा होता है, लेकिन ज्यादा देर तक ये गेम नहीं चलेगा। जैसे ही वो माउंटेन के एज पर पहुंचता है, उसके दिमाग में एक डेयरिंग आइडिया आता है, जंप कर जाओ। उसे पता है कि कोई गार्ड इतना पागल नहीं होगा कि उसके पीछे जंप करे, लेकिन अब बचाव का तरीका चाहिए। वो कैक्टस को समन करता है और उसकी बेलों से एक रॉक फॉर्मेशन को पकड़ता है। अपनी मोमेंटम से स्विंग करके नेक्स्ट माउंटेन पे लैंड कर जाता है। डिस्टेंस इतना होता है कि अब गार्ड्स उसका पीछा नहीं कर सकते। पूरी रात गार्ड्स फॉन को ढूंढते हैं, लेकिन एक फुटप्रिंट तक नहीं मिलता।
अगली सुबह वो बा के कंपाउंड लौट जाते हैं और रिपोर्ट देते हैं कि फोंग शायद गिरकर मर गया, लेकिन बा इतनी इजीली कन्विंस्ड नहीं होती। उसने उसके साथ बेइज्जती की है और वो एक्सेप्ट नहीं करेगी कि वो माउंटेन में मर गया। वो अपने गार्ड्स पे चिल्लाती है और ऑर्डर देती है कि वो लोग फोन को ढूंढते रहें, चाहे जिंदा हो या लाश। तभी बा का भाई एंट्री मारता है। उसे न्यूज़ मिली होती है इस इंसिडेंट की। वो बा से पूछता है, बताओ किसने ये सब तमाशा किया। उधर दूसरी तरफ फोन उठता है। उसके फेस पे एक बर्ड बैठा होता है। हाँ, वो परफेक्टली फाइन होता है, लेकिन विश करता है कि शायद कल रात का सब कुछ एक बुरा सपना होता। वापस बा के हाउस में वो अपने भाई को सब कुछ बता चुकी होती है, कैसे फोन ने उसके स्नेक को एक कैटफिश से खिला दिया। वो रोकर अपने भाई से रिवेंज मांगती है, लेकिन उसका भाई चिल रहता है। उसके भाई को फोन से पर्सनल ग्रज नहीं होती, वो सिर्फ इस बात से गुस्सा होता है कि फोन ने उसकी लिमिटेड एडिशन कैटफिश चुरा ली। बा और गुस्से में आ जाती है, तुम मुझे कैटफिश क्यों नहीं दिए जब तुम्हें पता था वो स्ट्रांग है। लेकिन भाई कहता है, ये कैटफिश कोई खास नहीं होती, सिर्फ एक चीज में अच्छी होती है, चीजें चबाने में, और वो भी सिर्फ तब जब टारगेट आइडियल हो। व्हेल बनने के बाद भी वो नॉर्मल ही रहती है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, अगर कैटफिश मास्टर फोंग लियांगशाओ के कंट्रोल में हो तब वो ट्रूली डेंजरस बन जाती है। पर वो बंदा तो कब का मर चुका है, उसके सीक्रेट्स भी उसके साथ चले गए। तब सीन शिफ्ट होता है। फोन अब माउंटेन टॉप पे बैठा होता है, कैटफिश के साथ कल्टीवेट कर रहा होता है। वो उन सब इवेंट्स के बारे में सोचता है जो उसकी लाइफ में हुआ। अपनी पिछली लाइफ में वो अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाया, उसकी पूरी लेगेसी जो उसने इतने अरसे में बनाई थी एक इंसिडेंट में बर्बाद कर दी। लेकिन इस बार वो हार नहीं मानने वाला, चाहे जितना वक्त लगे। मैं ली की दुनिया में टॉप पे वापस आऊंगा और अपनी वर्थ सबको दिखाऊंगा।